हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार। हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर। हमने गुप्ता एम्पायर में डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू किया है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं और एशियंट इंडिया में ऐसी चेंजेस हमें शायद ही किसी एम्पायर में देखने को मिली है। तो हमने देखा सोशली वो कितने डेवलप थे, कितनी चेंजेस आई, क्या नया नया हुआ। फिर हमने इकोनॉमिकली पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ, कैसे उनका व्यापार दूर देशों तक फैल गया, किस किस चीज़ का व्यापार किया गया, कितने अच्छे सिक्के बनाए गए और उन सिक्कों से व्यापार किया गया। तो ये सारी डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे तो विज्ञान में तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसमें हम जो मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है मेडिकल साइंस, चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स यानी गणित के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, खगोल के बारे में, और मेटागोलरी पढ़ेंगे जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने धातु को किस तरह से बनाया, वो केमिस्ट्री क्या थी, वो फिजिक्स क्या था, जिसकी वजह से वो धातु इतने शानदार थे कि वो आज तक भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये हमारा गुप्ता एम्पायर जो है, इसमें हम जो साइंटिफिक डेवलपमेंट देखने वाले हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं आपसे पहले इसके बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसा नहीं कि भारत में डॉक्टरी जो थी, जो हमारी मेडिकल साइंस थी, उसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। ज्ञान था, आयुर्वेदा भी था, हमने वेद भी पढ़े हैं, मंत्र भी पढ़े हैं, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट है वो गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा हुई। आयुर्वेद जो सही मायने में विकसित हुआ वो माना गया है इस समय में हुआ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पहले सिक्के नहीं बनाए गए और वो अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे और सर्वाइवल थे वो, लेकिन इस समय के सिक्के भी काफ़ी अच्छे रहे होंगे। ऐसा नहीं कि उस समय में जो पिलर्स जो बनाई हैं, चट्टानें बनाई गई हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, वो अच्छे नहीं हैं। वही बताना चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस समय की टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी यानी कि हम उनके कला भवन वगैरह इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम किसी अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम साइंटिफिकली क्या चेंजेस हुई हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में हमारे पास जो पहला नाम है वो है बाघभट्ट का। बाघभट्ट जिसने अष्टांग संग्रहण लिखा है और ये आयुर्वेदी से रिलेटेड है। तो ये माना गया है आयुर्वेदा यानी कि जो चरक ने चरक संहिता लिखी है या सुश्रुत है, उसने जो आयुर्वेद के बारे में कहा है, तो उन सब का मिश्रण कहाँ हमें मिलता है? हमें अष्टांग संग्रहण में उसका सब मिश्रण मिलता है। ये भी माना गया है कि आयुर्वेदा को सीखने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और उस आयुर्वेदा की वजह से जो डॉक्टर्स थे उस समय के, जो चिकित्सक थे, उन्होंने लोगों के बहुत सारी बीमारियों को दूर किया और उसमें से सबसे मेन नाम हमें मिलता है बाघभट्ट का। दूसरा हमारे पास नाम है पालकाश्य का। पालकाश्य ने एक ऐसी बुक लिखी है, जैसे इसकी अष्टांग संग्रहण है उसकी तरह ही उसकी एक बुक है, वो है हस्त्युर्वेदा। हस्ती आयुर्वेदा जो बुक है ये पशुओं के बारे में लिखी गई है कि अगर पशुओं को किसी तरह की समस्या आती है तो वो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करें। तो प्राचीन काल में तो ये भी हमने कहीं पढ़ा है कि एक हाथी का पैर खराब हुआ तो उसके एक नकली लोहे का पैर भी लगाया गया। तो ये सारा हमें कहाँ से पता चलता है? इनकी लिखी हुई बुक्स में से ही पता चलता है। तो उन्होंने बड़े चेंजेस ले आए। वो देखें, इस समय का हमारे पास एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, डॉक्टर है, जिसका नाम है धन्वंतरी। तो ये बहुत फेमस डॉक्टर है गुप्त काल का। आयुर्वेदा से इन्होंने, आयुर्वेदिक दवाइयों से, आपको पता ही होगा वैसे भी आजकल हम लोग एलोपैथिक को छोड़ के आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐसे केमिकल्स नहीं हैं जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स करें। तो सारी नेचुरल जड़ी बूटियों का प्रयोग करके इन दवाइयों का दोबारा से सेवन शुरू हो गया जो प्राचीन काल में थी। तो ये मेडिकल साइंस में इनका हम हमेशा योगदान मानेंगे। और ये भी माना गया है, जो बुद्ध धर्म में हमने नागार्जुन का नाम सुना है, उन्होंने भी आयुर्वेदा को सीखने की कोशिश की और ये उस समय की बहुत बड़ी देन है कि हालांकि प्राचीन समय से शुरू था, लेकिन गुप्त काल की ये बहुत बड़ी देन है कि वहाँ पे आयुर्वेदा में डेवलपमेंट हुआ, ऐसे बुक्स लिखे गए जिससे हमें पता चला कि ट्रीटमेंट कैसे होना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा फील्ड है मैथमेटिक्स यानी गणित, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमारी इस थ्योरी को ही गलत कर दिया कि प्राचीन भारत के लोगों को नॉलेज नहीं थी। ये बहुत महान लोग हुए हैं। ये वैसे जब कॉलोनियल पीरियड आता है ना हमारा, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने
भारत को एक पिछड़ा हुआ देश घोषित कर दिया कि इनके पास कोई सभ्यता नहीं है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुस्लिम हमलों की वजह से, जब बाहर से मुस्लिम लोग आए, हमले किए उन्होंने, उनकी वजह से शायद वो कुछ समय के लिए बैकवर्ड हो गया, लेकिन उससे पहले ये सारी डेवलपमेंट्स हमें बताती हैं कि भारत बहुत महान देश था। वो तो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से ही पता चल जाता है, जब उसका हम नगर निगम देखते हैं, उन्होंने कैसे घर बना रखे हैं, कितने अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं, सड़कें गलियां ही हमें बता देती हैं कि वो कितने डेवलप लोग थे। तो मैथमेटिक्स में एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आर्यभट्ट। ये माना गया है 23 साल की उम्र में इन्होंने ग्रंथ लिख दिया आर्यभट्टियम। क्या है आर्यभट्टियम? तो ये मैथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने गए हैं। इन्होंने आर्यभट्टियम में अर्थमेटिक्स, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के बारे में बड़ा ही डिटेल में लिखा है। तो ये ट्रायंगल्स, ये सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, थ्योरम्स, ये सारा कुछ इन्होंने आर्यभट्टियम में मेंशन किया है। मैथ्स के बारे में एक्सप्लेन करके रख दिया है मैथमेटिक्स को। इससे पहले शायद इतना अच्छी तरह से किसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट का काल है, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य के बीच में ये खत्म भी होना शुरू हो गया। अरब लोग ले गए हमसे ये सारी चीज़ें और भारत पीछे जाना शुरू हो गया। लेकिन आर्यभट्ट जो था वो बहुत ही इस चीज़ में माहिर माना गया है, जिसने मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खोल के रख दी। डेसिमल सिस्टम को भी क्लियर करने वाला यही था। देखिए कैसा है डेसिमल सिस्टम, क्या होता है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे हमने पॉइंट जो बनाना होता है, ठीक है ना, तो वो पॉइंट बीच में लगाने से हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं 50 रुपये और 25 पैसे, तो बीच में हम पॉइंट लगा देते हैं, तो हमें वो क्लियर हो जाता है कि ये है डेसिमल सिस्टम। 50 इधर है तो वो रुपए हैं, इधर डेसिमल के इस साइड पे आ गया तो वो 25 हो गए। एक सेकंड में आपको लिख के बता देती हूँ क्या होता है डेसिमल सिस्टम। जैसे ये देखें, हमने कोई वैल्यू लिखनी है 2.35, तो ये है डेसिमल सिस्टम। तो ये एक डेसिमल जो हमें क्लियर करता है कि ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ये डेसिमल सिस्टम को किसने शुरू किया है? आर्यभट्ट ने। ये भी माना जाता है इसी समय ही एक चीज और खोज की गई है, वो है जीरो। तो जीरो क्या है, क्यों खोज की गई? तो पहले जैसे हमने कुछ कैलकुलेशंस करते थे, 11 + 9 तो ये बन गया 20। तो ये जीरो कहाँ से आई? पहले इसको खाली छोड़ देते थे, कुछ बोला भी नहीं जाता था, तो उसका मतलब था वो है प्लस में, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाता था, जीरो नहीं लिखा जाता था। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे उनकी अलग थ्योरी थी, हमारी अलग थ्योरी है। तो वो जीरो को इस समय में बनाया गया, ये बताया गया शून्य की खोज करके कि जीरो को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्यभट्ट इस समय के महान मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने हमें डेसिमल सिस्टम दिया है, जिन्होंने आर्यभट्टियम दिया है, जिसमें उन्होंने हमें थ्योरम्स के बारे में बताया है। क्या है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, मैं आपको बता चुकी हूँ। वो सारा कुछ हम बचपन में हम करते रहे हैं, थीटा, कॉस वगैरह, साइन वगैरह। और इसके अलावा हमने अलजेब्रा भी किया हुआ है, 9th 10th क्लास में हमने स्क्वायर रूट भी किया है और क्यूब रूट भी किया है। वो सारा कुछ देने वाले हमें आर्यभट्टियम बनते हैं। हम उनको, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये सब कुछ सॉल्व करना है। अब आप जो मैथमेटिक्स को नहीं पसंद करते वो तो सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों दिया, हमें तो मुसीबत ही पड़ गई। लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये माना गया है कि ये एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने इन चीज़ों को सॉल्व किया। उसके बाद आती है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। तो ब्रह्मांड के बारे में बताने वाली बातें, जो ग्रह होते हैं उनके बारे में बताने वाली बातें, वो सारी इन लोगों ने की हैं। इसमें फिर पहला नाम आता है आर्यभट्ट का। तो वो मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोलॉजर भी थे, ठीक है। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया। एक तो उन्होंने लिखा है, हमारे पास उनके कुछ ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम ये बात करने वाले हैं। तो आर्यभट्ट के बारे में ये कहा जाता है कि एक तो उन्होंने ये बताया धरती के बारे में, धरती अपनी धुरी के आसपास घूमती है। ये बात बताने वाले कौन है? आर्यभट्ट। ये भी माना गया है कि धरती गोल है, ये भी उन्होंने ही बात कही है। और इसके अलावा सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो लोग अंधविश्वास करते थे, ग्रहण लग गया, धरती क्या अंधेरा हो गया। तो ये सारी चीजें थी, वो उन्होंने क्लियर की। उन्होंने बताया कि जब धरती घूमती है, सूर्य के पीछे जाती है तो क्या होता है, चंद्रमा के आगे कुछ आता है तो क्या होता है, तो कैसे सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं, तो ये बताने वाले भी आर्यभट्ट हैं। तो आर्यभट्ट ने दशगीतिक सूत्र, आर्य शातल, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, तो ये इन्होंने, ये माना गया आर्यभट्ट की ये कुछ और बुक्स हैं जिसमें उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया है। तो इसके अलावा उन्होंने धरती के बारे में भी बताया है, इन्होंने
मैंने आपको बता दिया, सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है। तो खगोल शास्त्र में हमारे पास दूसरा नाम है वराहमिहिर का। ये भी बहुत महान खगोल शास्त्री हुए हैं। इन्होंने बुक लिखी है पंच सिद्धांतक, 5 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने सूर्य की भी बात की है। तो पंच सिद्धांतक है इनकी बुक। ब्रह्म संहिता है, ये ब्रह्म सिद्धांत है, ये ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता में सारी एस्ट्रोनॉमी की बातें की गई हैं, और एक है योग यात्रा। तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें साइंस के बारे में बताती हैं। और इन दोनों के अलावा हमारे पास तीसरा नाम है ब्रह्मगुप्त का। तो ब्रह्मगुप्त को भी एक महान खगोल शास्त्री माना गया है। और जो ब्रह्मगुप्त है ये माना गया है, कई जगह पे तो ये भी कहते हैं कि जीरो की खोज करने वाले यही थे शायद। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास बातें हैं। उसके बाद आती है हमारी धातु। पहले हो गया चिकित्सा, फिर हो गया गणित, फिर हो गया खगोल, अब आ गई धातु। धातु का क्या महत्व है? अब ये देखें, ये माना गया है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बिहेवियर जो हमारा होता है मिक्सचर, उनको मिक्स करके जो मेटल के किसी एलिमेंट के ऊपर जो उनका बिहेवियर कैसा आएगा, उसको माना गया है धातु कला। ठीक है, तो उस समय की कुछ ऐसी चीज़ें जो आज तक नहीं खराब हुई, वो शायद फिजिक्स केमिस्ट्री का मेल है। अदरवाइज अगर हम लोहे की कोई चीज़ पानी में रख दें, काफ़ी दिन तक उस पर धूप पड़े और बारिश होती रहे, तो उसको जंग लग जाता है। तो लेकिन गुप्त काल का हमारे पास एक ऐसा पिलर है, मेहरौली का लौह स्तंभ। ठीक है, तो जो हमारे पास मेहरौली का आयरन पिलर लौह स्तंभ है, देखो आज हम 2020 में हैं और वो कितना पुराने समय की बात कर रहे हैं, हम 5वीं 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो कम से कम 1500 साल तो हम पीछे जाएंगे ही। 1500 साल पुरानी चीज़ भी आज भी उतनी ही चमक रही है कि आप अपनी शक्ल देख सकते हैं उसमें जाके। धूप में खड़ा है वो दिन रात, वहीं पे ठंड होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, हर तरह के मौसम को वो सह रहा है, लेकिन उसकी चमक आज भी बरकरार है। उस पिलर की खासियत क्या है? दैट मीन्स उसमें कुछ उसके मेटल को इस तरह से तैयार किया गया है कि उसको कभी जंग नहीं लगता। तो वो क्या है? वो उनकी धातु कला है। वो किस चीज़ का मेल है? वो फिजिक्स केमिस्ट्री का मेल है। इट मीन्स कि वो लोग अनजान नहीं थे, उन्हें सिर्फ आयुर्वेद नहीं आता था, उन्होंने सिर्फ बायो को नहीं पढ़ा था, उन्होंने हर चीज़ को पढ़ लिया। उन्होंने मैथमेटिक्स भी पढ़ लिया, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर चीज़ पढ़ ली। वो साइंस में कितने डेवलप हो चुके थे। तो मेहरौली का लौह स्तंभ उस समय का खास चीज़ मानी गई है धातु कला में। उसके अलावा महात्मा बुद्ध की हमें एक मूर्ति मिली है जो 7.5 फीट की ऊंची है, मेटल से बनी हुई है, सुल्तानगंज से मिली है, और उसकी भी चमक बरकरार है। उस मेटल को देख के लगता ही नहीं है कि ये कोई किसी आम व्यक्ति ने आम सी चीज़ बना के रखी है। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के मिले हैं, वो गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, तांबे के हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें, धातु से बनी हुई चीज़ें हमें बताती हैं कि ये साइंस की डेवलपमेंट है, ये साइंस ही है। हालांकि हमें उस समय के बहुत सारे गुफाएं मिली हैं, मंदिर मिले हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली बने हैं, वो पत्थर के हैं, ईंटों की हैं। लेकिन जो साइंस है बीच में, किस चीज़ की साइंस है? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की है, मैथमेटिक्स की है। वो सारी साइंस हमें एक नया ज्ञान देती है गुप्त काल के बारे में। तो इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी थी उनकी, कल्चर कैसा था उनका, उन्होंने लिटरेचर कौन सा लिखा, वो सारा अभी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत वास्ट है गुप्त काल के बारे में पढ़ना, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक डेवलपमेंट। आप इसे ध्यान से देखें, इसे नोट करें कि कौन है आर्यभट्ट, क्या क्या कर दिया उसने, बाघभट्ट कौन है, उसने क्या क्या लिख दिया, ये सारा नोट करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे ये एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर गुप्त काल को, गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? आप सोशल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, साइंटिफिक पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम कल्चरल पढ़ने वाले हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों है आखिर ये गोल्डन एज। थैंक यू सो मच।